Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic pricing. आज के लेक्चर से हम प्राइजिंग के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करेंगे. दिस इज़ द यूनिट नंबर 4. जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर से हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ रिलेटेड विद प्राइसिंग एंड प्रमोशन. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, मार्केटिंग मिक्स में 4 मिक्सेस होते हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स. तो जिसमें से मैंने आपसे प्रोडक्ट मिक्स और प्लेस मिक्स इनको डिस्कस कर लिया. अब हम तीसरा मिक्स यानी कि प्राइस मिक्स को डिस्कस करेंगे और इस प्राइस मिक्स में सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग. तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइसिंग. क्या मतलब होता है प्राइसिंग का. प्राइस की अगर बात करी जाए तो जनरली हम क्या कहते हैं प्राइस के बारे में, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस हम मार्केट से परचेज करते हैं उनकी परचेजिंग करने के लिए हमारी तरफ से जो पेमेंट किया जाता है, यानी कि कस्टमर्स की तरफ से जो पेमेंट किया जाता है, हम उसे ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के नाम से जानते हैं. यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्राइस है इट इज़ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में गुड्स और सर्विसेज की जो एक्सचेंज वैल्यू है वो प्राइस के नाम से जानी जाती है. ठीक है, यहाँ एक डेफिनेशन मैंने दे रखी है हैमिल्टन के अकॉर्डिंग. प्राइस पॉलिसीज प्रोवाइड द गाइडलाइंस विद इन विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड. यानी कि किसी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा प्राइस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है और इन प्राइस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने की वजह से या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म है वो क्या करती है, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के रिलेशन में गाइडलाइन प्रिपेयर करती है, फॉर्मुलेट करती है और उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करती है. क्या उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखने चाहिए, किस प्राइस पर डिफरेंट मार्केट्स में उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए. तो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है और इस स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए प्राइसिंग पॉलिसीज की हेल्प ली जाती है किसी भी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा. इट मीन्स दैट वी कैन से दैट प्राइस इज अ मैकेनिज्म और डिवाइस फॉर ट्रांसलेटिंग into quantitative terms the perceived value of the product to the customer at a point of time. यानी कि प्राइस वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है या डिवाइस है जिसके बेसिस पर क्या करते हो, आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी परसीव्ड वैल्यू को कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिव टर्म्स में ट्रांसलेट करते हो. जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर. तो जब प्रोडक्ट उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया तो प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें क्या करना है, उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू को डिफाइन करना है, उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसे ट्रांसलेट करना है. तो जब प्रोडक्ट की वैल्यू को क्वांटिटेटिव टर्म्स में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको हम प्राइस का नाम देते हैं. यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में जब आप डिफाइन कर देते हो प्रोडक्ट की वैल्यू को तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव या फिर मॉनेटरी वैल्यू को हम प्रोडक्ट के प्राइस के नाम से जानते हैं. इट मीन्स दैट प्राइस इज द अमाउंट चार्ज्ड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग एनी वारंटीज और गारंटीज, डिलीवरी, डिस्काउंट्स, सर्विसेज और अदर आइटम्स दैट आर पार्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेल एंड आर नॉट पेड सेपरेटली. तो हम कह सकते हैं प्राइस के बारे में कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो अमाउंट चार्ज की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जिसमें हम वारंटीज़, गारंटीज़, डिलीवरी, डिस्काउंट्स, सर्विसेज और भी अदर आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जो सेल की कंडीशन का पार्ट होती हैं. यानी कि जो सेल के साथ में किसी भी कस्टमर को प्रोड्यूसर्स की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं और इनका पेमेंट अलग से नहीं करना होता है. ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट के साथ में ही मिलती हैं.
तो इसके लिए जो अमाउंट चार्ज की जा रही है आपसे उस प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में, उसे हम प्राइस का नाम देते हैं। ठीक है। प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट टर्म्स फॉर डिफरेंट एक्सचेंजेस। आप डिफरेंट टाइप के एक्सचेंजेस को फॉलो करते हो मार्केट के अंदर, तो हर अलग एक्सचेंज के लिए हम प्राइस को अलग नाम से भी कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एयरलाइन, रेलवेज या बस से ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उसमें प्राइस के रिगार्डिंग आप क्या पे करते हो, फेयर पे करते हो। तो फेयर इज द प्राइस फॉर टेकिंग सर्विसेज ऑफ एयरलाइंस, रेलवेज एंड बस। In the same way, if you are taking a loan from the bank, then you have to pay a price. It is in the form of interest. In the same way, if you are buying any policy from the insurance company, then in exchange of this, you have to pay a price in the form of premium. तो प्रीमियम के फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, प्राइस पे कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को। तो जो प्राइस है इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रीमियम कहलाएगा। ऐसे ही किसी भी ट्यूशन में या किसी भी कॉलेज में आप अगर स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ जो प्राइस है वो किसकी फॉर्म में होता है, फीस की फॉर्म में होता है। तो इस तरह से अलग अलग एक्सचेंजेस के लिए हम प्राइस के लिए अलग अलग टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया हमें क्या कॉन्सेप्ट है और क्या डेफिनेशन है प्राइसिंग की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव्स फर्म सीक इन प्राइसिंग। यानी कि जब फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती हैं या प्राइसिंग पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, तो वो किन किन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना चाहती हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट रन। जब फर्म के द्वारा डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज़ को डिफाइन किया जाता है, तो उसके बेसिस पर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरीके से डिटरमाइन करना चाहती है जिससे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही वो अपने प्रॉफिट को प्रॉपर्ली मैक्सिमाइज कर सके। दूसरा क्या है इसके अंदर ना, एक पर्पस क्या हो सकता है, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि शॉर्ट रन में तो उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ लॉन्ग रन में भी वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहती है, उसको ऑप्टिमाइज करना चाहती है, और इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। ठीक है। तीसरा है इसके अंदर अ मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसने अपना पूरा पैसा लगाया है, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को अरेंज करके, फिर उसके साथ में उसने क्या करा है, उसने अपनी पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है। तो इसके लिए वो क्या चाहता है, वो एक मिनिमम रिटर्न चाहता है। भाई इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न तो चाहेगा ही वो, है ना। तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरह से डिसाइड करता है जिससे कि वो उसका मिनिमम रिटर्न कवर हो सके। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अचीविंग अ पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम को अचीव करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में प्राइस डिमांड को अट्रैक्ट करता है, तो प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरह से डिसाइड किया जाता है जिससे कि मैक्सिमम डिमांड को कैप्चर किया जा सके और मैक्सिमम टर्नओवर को एक जो मिनिमम रिटर्न है सेल्स टर्नओवर पर, उसको ऑब्टेन किया जा सके। इस तरीके से प्राइस को डिसाइड किया जाता है। या फिर क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पांचवा ऑब्जेक्टिव है अचीविंग अ पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जा सकता है। क्योंकि आप मैक्सिमम लेवल तक सेल्स करना चाहते हो, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक पेनिट्रेशन पॉलिसी को फॉलो करती है जिसमें प्रोडक्ट के प्राइस को कम से कम रखा जाता है जिससे कि मैक्सिमम सेल्स को अचीव किया जा सके। तो यहाँ प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी रहती है जिससे कि सेल्स वॉल्यूम आप एक लेवल तक अचीव कर सको। या फिर क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसके अलावा, अचीविंग अ पर्टिकुलर मार्केट शेयर। आप एक मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। आप क्या चाहते हो कि आपका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हो, और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग पॉलिसीज़ पर भी। तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इस तरीके से डिसाइड करते हो कि आप उसके बेसिस पर अपनी डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सको और मैक्सिमम मार्केट शेयर को कैप्चर कर सको। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में एक डीप लेवल तक आप पेनिट्रेट करना चाहते हो।
हाईएस्ट लेवल तक पेनिट्रेट करना चाहते हो। पेनिट्रेशन का मतलब होता है आप तुरंत आए और मार्केट में छा गए और आपकी सेल्स लगातार बढ़ती चली गई, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया, तो वो मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है। आते ही अटैक कर देना, ये कैसे पॉसिबल है? जब आपके प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेटर क्वालिटी के होंगे और उनसे कम प्राइस में अवेलेबल होंगे। तो इस प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो फर्म है वो अपने मार्केट को प्रॉपर्ली और डीपर वे में पेनिट्रेट करना चाहती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया प्राइसिंग के पीछे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज द एंटरिंग न्यू मार्केट्स। कोई फर्म है वो अगर नए मार्केट में एंटर करना चाहती है तो नए मार्केट में एंटर करेगी तो वो उस मार्केट के फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेगी। तो प्राइसिंग पॉलिसीज को यहाँ मार्केट के नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव क्या है? टारगेट प्रॉफिट ऑन द एंटायर प्रोडक्ट लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लेवल इन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर कोई फर्म है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि उसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है, तो वो क्या करती है, जब इंडिविजुअल लेवल पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो वो इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉफिट को डिसाइड नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है कि जो ओवरऑल लेवल है उस पर उसका प्रॉफिट कितना मैनेज हो सकता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट को ध्यान में, ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन पर टारगेट प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वो क्या करती है, अपने प्राइसिंग पॉलिसीज को अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग मैनेज करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कीपिंग कंपटीशन आउट और कीपिंग इट अंडर चेक। कंपटीशन को उसे या तो कंट्रोल में रखना है या कंपटीशन को आउट करना है, यानी कि वो कंपटीशन से ऊपर आना चाहती है, अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कीपिंग पैरिटी विद कंपटीशन। क्या पैरिटी रखनी है आपको, इक्वलिटी रखनी है कंपटीशन के साथ में। आप चाहते हो कि जो आपके कंपटीटर की पॉलिसी है उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए आप भी आगे बढ़ो, तो क्या करते हो, जो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस रहते हैं आप उसी प्राइस को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हो। तो ये पैरिटी विद कॉम्पिटिटर वाली पॉलिसी कहलाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? फास्ट टर्न अराउंड एंड अर्ली कैश रिकवरी। आप अपने जो टर्नओवर है, यानी कि जो अपनी सेल है उसको एकदम से बढ़ाना चाहते हो और आप चाहते हो कि जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस को अलग लेवल पर डिसाइड किया जाता है। इसके साथ साथ अगला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? स्टेबलाइजिंग प्राइजेस एंड मार्जिन्स इन द मार्केट। आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को स्टेबलाइज करना चाहते हो, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस में तो उसकी डिमांड में अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है। जितना प्राइस स्टेबल होगा उतनी उसकी डिमांड सर्टेन लेवल के साथ में बढ़ती चली जाती है, और उसके साथ साथ मार्जिन्स को भी उसको एक स्टेबलाइज लेवल पर रखना है। ऐसा नहीं कभी आप मार्जिन्स हाई लेवल पर ले जा रहे हो, कभी आप लो लेवल पर मार्जिन्स को ले जा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस जो होता है आपके चैनल सिस्टम के पार्टनर्स का, वो क्या होता है, कम होता चला जाता है जितना आप मार्जिन्स में अप डाउन करते रहते हो। लेकिन अगर एक फिक्स मार्जिन रखते हो तो उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरह से मैनेज करना चाहते हो कभी कभी कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस और मार्जिन्स दोनों ही मार्केट में प्रॉपर्ली स्टेबलाइज कंडीशन में आ जाएं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रह सकता है इसमें? प्रोवाइडिंग द कमोडिटीज एट प्राइस अफोर्डेबल बाय वीकर सेक्शन। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है उनके प्राइजेस इस तरीके से रखे जाते हैं जिससे कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है वो भी उन कमोडिटीज़ को प्रॉपर्ली अफोर्ड कर सके। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी है, गैस सिलेंडर्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं मार्केट के अंदर जो डोमेस्टिक बेसिस पर यूज़ किए जाते हैं। राशन पर मिलने वाला अनाज होता है, इनको सब्सिडाइज रेट पर, इनको एक अफोर्डेबल रेट पर मार्केट में सेल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का वो भी इसको प्रॉपर्ली अफोर्ड कर सके। ऐसे ही कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं मार्केट में और इस तरह से प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि सोसाइटी का वीकर सेक्शन भी उनके प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली परचेज कर सके। एंड द लास्ट वन इज द प्रोवाइडिंग commodities or services at prices that will stimulate economic development। कभी कभी फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरह से डिसाइड करना चाहती है जिससे कि वो ऐसे प्राइस पर अपने कमोडिटी और सर्विस को अवेलेबल करा सके
जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका स्टिमुलेट हो सके। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कराना भी इसका प्राइजिंग का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ओके, so these all are the different objectives of pricing. Okay, thank you.